Good morning everyone. Myself निधि गोयल, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST। बच्चों, आज हम लोग यहाँ पर अकाउंटेंसी पढ़ने के लिए हैं। अकाउंटेंसी आप लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़कर आए हैं। फर्स्ट ईयर में स्टैटिस्टिक्स आपने पढ़ा है। अब सेकेंड ईयर में आप इनकम टैक्स पढ़ेंगे। ठीक है, अकाउंटेंसी में आपके दो सब्जेक्ट्स होंगे, एक इनकम टैक्स एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, दो सब्जेक्ट हैं। तो हम लोग यहाँ पर इनकम टैक्स से स्टार्टिंग करेंगे। बच्चों, इनकम टैक्स ये वर्ड तो आपने सुना होगा, टैक्स वर्ड आपने बहुत सुना होगा। व्हाट इज टैक्स? टैक्स क्या होता है? टैक्स कर है, हिंदी में आप इसे कर कह सकते हैं। टैक्स रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा सोर्स है, गवर्नमेंट के लिए आय का एक सोर्स है, जो गवर्नमेंट अलग अलग तरह की आय पर, इनकम पर और खर्चों पर लगाती है ना। फिर उसके बाद हम बात करते हैं आयकर, पर्टिकुलर आयकर, इनकम टैक्स। बच्चों, आयकर या इनकम टैक्स, देखिए नाम से ही समझ आता है, ऐसा कर जो कि आय पर लगाया जाता है। अ टैक्स विच इम्प्लाइज ऑन इनकम, दैट इज इनकम टैक्स। यहाँ पर हम इनकम टैक्स एक्ट 1961 स्टडी करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। हम इसकी इंट्रोडक्शन यानी इसके परिचय से स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आयकर जैसा अभी हमने बात की। अच्छा, हमें आयकर पढ़ना क्यों ज़रूरी है? क्या इंपॉर्टेंस है आयकर की? क्या ज़रूरत है आपको इतनी मोटी बुक पढ़ने के लिए दी जाए? सबसे पहली बात तो इसकी इम्पोर्टेंस है कि ये हमारी गवर्नमेंट के लिए, सरकार के लिए आय का सबसे बड़ा स्रोत है। और इस कर के रूप में पूरे देश से जो भी पैसा इकट्ठा होता है, गवर्नमेंट उस पैसे का उपयोग पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में, यानी कि जनता उपयोगी सेवाओं के लिए करती है। आपको जो इतनी सारी रोड्स बनी हुई, डैम्स बनते हैं, इन सब में गवर्नमेंट का यही पैसा खर्च होता है। तो गवर्नमेंट के लिए आय का एक बहुत बड़ा स्रोत है राजस्व का। ठीक है। सेकेंड चीज़, हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ हैं, आर्थिक विषमताएं हैं। यानी कि आपको दिखेगा, एक तो टाटा अंबानी हैं जिनके पास अथाह पैसा है, विश्व के करोड़पतियों में आते हैं, अरबपतियों में आते हैं, और एक ऐसा व्यक्ति है जिसे एक दिन का भोजन जुटाना भी मुश्किल हो जाता है, और एक मध्यम वर्ग है जिसके लिए नॉर्मल ज़िंदगी को मेंटेन करना भी मुश्किल हो जाता है। तो यानी कि आर्थिक रूप से अगर हम देखें तो विषमताएं बहुत ज़्यादा हैं। एक बहुत ज़्यादा पैसे वाला है, एक बहुत कम है। तो इस तरह की आर्थिक विषमताओं को ख़त्म करने के लिए और हम अपने समाज को और अपने विभिन्न समाज के विभिन्न वर्गों को एक स्तर पर लाने के लिए बेसिकली ये टैक्स लगाया जाता है। इसके द्वारा ये प्रयास किया जाता है कि जिनकी आय एक सीमा से बहुत ज़्यादा है, उनसे टैक्स के रूप में वो पैसा ले लिया जाए ताकि उनकी इनकम थोड़ी सी कम हो जाए, और जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा कम है उन्हें विभिन्न सर्विसेज के फॉर्म में इस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। ठीक है। तो बच्चों, अब हम फिर दूसरी बात करते हैं। कर हमारे दो तरह के होते हैं, एक प्रत्यक्ष कर होता है, एक अप्रत्यक्ष कर होता है, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। सो इट इज ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर से क्या मतलब है बच्चों? देखिए, दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है किसी भी व्यक्ति पे कर लगाना, और दूसरा उस कर की वसूली करना। इन दोनों में फ़र्क होता है। अब आप कहेंगे कि मैम मुझसे पैसे मांगे और मैं ही दे रहा हूँ, तो ठीक है, वही तो बात हुई, इसमें क्या फ़र्क हुआ? इसमें ये फ़र्क होता है, जिस व्यक्ति पे कर लगाया जाता है उसे तो हम बोलते हैं कराघात, इंसिडेंस ऑफ टैक्स। ठीक है। और एक्चुअल में जो उसका पेमेंट करता है, जो उसके बर्डन को लेता है, जिसे हम बोलते हैं कराघात, उसे बोला जाता है बर्डन ऑफ टैक्स। ठीक है, यानी कि इम्पैक्ट ऑफ टैक्स। तो दो टर्म्स आती हैं, इंसिडेंस ऑफ टैक्स एंड इम्पैक्ट ऑफ टैक्स। इंसिडेंस का मतलब जब आप किसी पे कर लगाते हो, कर आरोपित करते हो, और इम्पैक्ट ऑफ टैक्स यानी एक्चुअल में जो उसे पे करता है। तो ये दोनों पर्सन सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो जिस कंडीशन में इम्पैक्ट और इंसिडेंस बिल्कुल सेम पर्सन पे होता है, तो उसे हम बोलते हैं इट इज़ अ डायरेक्ट टैक्स।
यानी कि आपने पैसा कमाया, ठीक है, गवर्नमेंट ने आपकी इनकम के अकॉर्डिंग आपसे कहा कि भाई आपको इतना टैक्स चुकाना है और आपने वो टैक्स चुका दिया, तो इसे बोला जाएगा प्रत्यक्ष कर। इनकम टैक्स हमारा डायरेक्ट टैक्स होता है, जो व्यक्ति पैसा कमा रहा है, आय जब प्राप्त कर रहा है उसी पर इसे लगाया जाता है और वही इसका भुगतान करता है, तो इसे बोला जाता है प्रत्यक्ष कर। ठीक है, वेल्थ टैक्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया, ये सारे इसी में आते हैं। वेल्थ टैक्स का मतलब संपदा कर। फिर आता है इनडायरेक्ट टैक्सेस, अप्रत्यक्ष कर, इसका जस्ट उल्टा है। इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब जब कर किसी दूसरे पर लगाया जाता है और उसका भार, उसका पेमेंट कोई और करता है, तो फिर हम इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस, अप्रत्यक्ष कर। हाँ तो बच्चों, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस देखिए। डायरेक्ट टैक्सेस प्रत्यक्ष कर मीन्स अ टैक्स वेयर इंसिडेंस ऑफ टैक्स एंड इम्पैक्ट ऑफ टैक्स लाइज ऑन द पर्सन फ्रॉम whom इट इज रिकवर्ड। एग्जाम्पल इनकम टैक्स एंड वेल्थ टैक्स। ठीक है, हमने अभी बात की इंसिडेंस की और इम्पैक्ट की। क्लियर। सेकेंड है इनडायरेक्ट टैक्सेस, अप्रत्यक्ष कर, विच इज पेड बाय कंज्यूमर। अल्टीमेटली अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस जिसमें इंसिडेंस ऑफ टैक्स एंड इम्पैक्ट ऑफ टैक्स लाइज ऑन डिफरेंट पर्सन, अलग अलग लोगों पर होता है, इसका पेमेंट अल्टीमेटली कंज्यूमर को ही करना होता है। इसकी एग्जाम्पल्स में देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सुना होगा आपने, गुड्स एंड सर्विस टैक्स अभी 2 साल पहले ही एप्लीकेबल हुआ है हमारे यहाँ पर। वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हमारे देश में बहुत सारे अप्रत्यक्ष कर थे बच्चों, इनकी कैलकुलेशन को लेकर और इनकी प्रोसीजर को लेकर बहुत सारे कन्फ्यूजन्स थे। गवर्नमेंट ने इन सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को मर्ज करके एक इनडायरेक्ट टैक्स कर दिया है जिसे बोला जाता है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, इसमें इसका पेमेंट अल्टीमेटली कौन करता है? कस्टमर करता है ना। किसे करता है? अपने सेल्समैन को करता है, और जो सेल्समैन या जो शॉपकीपर है या जो भी मैन्युफैक्चरर है वो इसका आगे पेमेंट गवर्नमेंट को करता है। दूसरा है कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी क्या होता है? जब माल एक देश की सीमाओं से दूसरे देश की सीमाओं में जाता है तो दूसरे देश के द्वारा जो भी कर लगाया जाता है उसे कस्टम ड्यूटी कहते हैं। कस्टम ड्यूटी में भी कई सारी चीज़ें खत्म कर दी गई हैं, केवल बेसिक कस्टम ड्यूटी रह गई है इनडायरेक्ट टैक्सेस के फॉर्म में। तो इस तरीके से ये हमारे टैक्सेस हैं। तो यानी कि इनकम टैक्स कैसा है? एक डायरेक्ट टैक्स है। क्लियर। देन इनकम टैक्स के बारे में एक बात और है कि इनकम टैक्स प्रोग्रेसिव टैक्स है। इंडिया में जो इनकम टैक्स एप्लीकेबल होता है ये प्रोग्रेसिव टैक्स है, यानी कि इसकी जो रेट्स हैं वो प्रोग्रेसिव हैं, प्रगतिशील दरें एप्लीकेबल होती हैं। इट इज प्रोग्रेसिव इन नेचर। भारत में टैक्स की प्रगतिशील दरें लागू होती हैं। इसका क्या मतलब है? देखिए, टैक्स कई तरीके से एप्लीकेबल हो सकता है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती चली जा रही है वैसे वैसे आपका टैक्स भी बढ़ता चला जाए, तो उसे हम बोलेंगे प्रोग्रेसिव रेट्स। जैसे जैसे आप प्रोग्रेस कर रहे हैं ना वैसे वैसे आपका टैक्स बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो जैसे कि हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज कीजिए कि आपकी इनकम है 2,50,000 रुपीज़ तक। अगर आप सालाना एक साल में 2.5 लाख रुपए तक कमाते हैं तो हमारी गवर्नमेंट कहती है कि नो टैक्स, आपको कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से बढ़ जाती है, यानी कि ये 2.5 लाख से 5 लाख तक हो जाती है, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में आपसे गवर्नमेंट कहती है कि भैया 5% टैक्स चुकाइए। आपकी जो भी इनकम है 2.5 लाख के ऊपर उस पर आप 5% टैक्स चुकाइए। अब अगर आपकी इनकम 5 लाख से भी बढ़ जाती है, 5 लाख से बढ़कर 10 लाख तक हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में आपसे कहा जाएगा कि भाई 20% टैक्स चुकाओ हमको। ठीक है, और अगर आपकी इनकम 10 लाख से भी ज़्यादा हो जाती है तो फिर उस कंडीशन में आपसे कहेंगे कि 30% टैक्स दीजिए। तो इसमें आपने सिमेट्री देखी कि आपकी इनकम जैसे जैसे बढ़ती चली जा रही है, ये मैं सालाना एनुअल इनकम की बात कर रही हूँ, वैसे वैसे आपसे लिए जाने वाला टैक्स भी बढ़ता चला जा रहा है। इसे बोला जाता है प्रोग्रेसिव इन नेचर। इसीलिए कहा जाता है कि हमारा जो इनकम टैक्स है इट इज़ प्रोग्रेसिव इन नेचर। ठीक है,
बच्चों इसके बाद हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की। बच्चों इसकी इंपॉर्टेंट टर्म्स में सबसे पहले टर्म ही इनकम है। देखिए हमारे सब्जेक्ट का नाम ही इनकम टैक्स है, तो इनकम सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है। अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि मैम इनकम में हम किसे इंक्लूड करेंगे किसे नहीं करेंगे। एक बहुत बड़ा और बहुत वास्ट वर्ड है जिसका मीनिंग क्लियर नहीं है आज तक, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इनकम से मतलब आपको किसी भी तरह के कोई भी प्रॉफिट्स होते हैं, कोई भी डिविडेंड्स होते हैं, आपको कोई भी लाभ और लाभांश मिलते हैं, किसी भी तरह का गेन्स आप करते हैं, चाहे आप उसे लॉटरी में जीतें, चाहे आप उसे सट्टे में जीतें, ठीक है, चाहे आप उसे मकान को बेचकर प्राप्त करें, किसी भी रूप में आपके पास शेयर्स हैं, आप शेयर्स को बेचकर कोई भी पैसा प्राप्त कर रहे हैं, आप सैलरी की फॉर्म में कुछ भी प्राप्त कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, या फिर आपको सैलरी के बदले में कोई भी परक्विजिट्स यानी कि अनुलाभ दिए जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें इनकम की कैटेगरी में आती हैं। एक्चुअली आज तक इनकम की प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दी जा सकी है। यहाँ हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 एप्लीकेबल होता है, ये इतनी ही बात करता है कि इनकम को लेकर कुछ जो आज तक सुप्रीम कोर्ट की जो भी डिसीजंस आए हैं उसके बेसिस पर इनकम को लेकर कुछ बात कही जाती है कि कोई भी इनकम अगर वो मुद्रा में मापनीय है, यानी कि अगर हम उसे इट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, अगर आप उसे मनी की टर्म्स में मेजर कर सकते हैं या मनी की फॉर्म में ही आप उसे रिसीव करते हैं, तो आप कह सकते हैं कि वो आपकी इनकम है। इनकम को लेकर बहुत सारे प्रोविजंस हैं, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ इनकम के बारे में क्या कही जा सकती है, अगर वो इनकम आपको एक्रू हो गई है, उपार्जित हो गई है, यानी आप उसे प्राप्त करने के अधिकारी हो गए हैं, वो आपको प्राप्त तो नहीं हुई है। जैसे कि सपोज कीजिए एक टीचर है, एक गवर्नमेंट टीचर है, गवर्नमेंट टीचर की फरवरी और मार्च की सैलरी ड्यू हो गई है, उसे मिल जानी चाहिए थी, जैसे ही महीना खत्म होता है उसकी सैलरी ड्यू हो जाती है, ठीक है। लेकिन उसको वो सैलरी मार्च की जगह कब मिल रही है, अप्रैल में। तो इस कंडीशन में हम क्या मानेंगे, क्योंकि उसको ड्यू तो हो गई है लेकिन रिसीव नहीं हुई है, पर इनकम टैक्स कहता है कि फरवरी और मार्च की सैलरी उसकी उसी ईयर में इंक्लूड होगी, अप्रैल में नहीं, फरवरी और मार्च की इनकम मान ली जाएगी कि उसने रिसीव कर ली है और उसे उस पर टैक्स देना होगा, तो उसे उसी महीने की इनकम मान लिया जाएगा, ठीक है।